हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर एंड इट्स चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसका नाम बच्चों है मोशन, राइट। एंड लेट मी ब्रीफ यू कि यहाँ से ना बच्चों एक नई ब्रांच शुरू हो रही है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस की, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि साइंस की एक नई ब्रांच शुरू हो रही है। और देखिए बच्चों, साइंस की ना 3 सब ब्रांचेस होती हैं। मैं आपको बताऊं, साइंस की बच्चों 3 ब्रांचेस होती हैं। एक मिनट, हाँ, साइंस की बच्चों 3 ब्रांचेस होती हैं, राइट। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारी साइंस है तो इसकी 3 बच्चों सब ब्रांचेस हैं, 3 सब ब्रांचेस होती हैं। एक होती है आपकी फिजिक्स, एक होती है आपकी केमिस्ट्री, एक होती है आपकी बायोलॉजी। तो बच्चों ये जो चैप्टर आपका आ रहा है ना मोशन, ये बच्चों फिजिक्स को स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ से बच्चों आप फिजिक्स को पढ़ना समझोगे, आप उसको फिजिक्स को पढ़ना शुरू करोगे, आप फिजिक्स के बारे में जानना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। एंड इसके अंदर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि कोई बॉडी कैसे मोशन करती है, कोई बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, उसकी क्या एक्सेलरेशन होता है, उसका क्या स्पीड होता है, क्या डिस्टेंस होगा, किस टाइम पर कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एंड एज अ टीचर आई जस्ट वांटेड टू गिव एन एडवाइस बच्चों के, जब कभी भी आप फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करो, देखो ये चीज़ आप ना हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा फिजिक्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स से है। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज कि जब कभी बच्चों आपको फिजिक्स को पढ़ना हो ना, तो फिजिक्स को फील करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप जब कभी भी देखिए साइंस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फील करें, उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन फिजिक्स, मैं फिजिक्स के लिए स्पेशली बच्चों बोलूंगा कि फिजिक्स के लिए अगर आपको समझना है ना, तो उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो। अब जब कभी भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों, जब कभी भी आप किसी बॉडी के अंदर मोशन देखें, किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होता देखें, किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन चेंज होता हुआ देखें, तो आप उसके लिए अपने आप को, जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना, उसको रिलेट करने की कोशिश करना। रिलेट करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा बिल्ड होगा, ठीक है। तो अभी ये सारी बातें आएंगी। और आज की क्लास बच्चों जो हमारी है ना, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है। बिल्कुल हम इसका मतलब एक तरीके से आपके लिए हम अपना पहला स्टेप रख रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। तो हम इसमें बहुत छोटी छोटी और हल्की हल्की बातें करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे लिए ना, मैं आपके लिए कुछ एक सवाल लेके आया हूं, राइट। तो ये कुछ वही हमारे रियल लाइफ में जो हो रहा है उससे ही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। तो बच्चों पहला सवाल ये है कि व्हेन विल यू से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो बच्चों हमारे पहला सवाल है हमारे लिए वो ये है कि हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये जानना है। अब ये रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसे भी समझेंगे आज की क्लास में कि क्या रेस्ट है, क्या मोशन है। लेकिन इस सवाल का भी जवाब ढूंढना है कि कोई बॉडी कब रेस्ट में होती है, कब मोशन में होती है, राइट। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। कितने तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। आपको ये भी समझना है कि हमारी बॉडी कितने तरह के मोशन कर सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, पहली स्लाइड पर चलते हैं। नाउ वी हैव द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जो आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी बच्चों इस पूरे चैप्टर के अंदर एंड इवन इन फिजिक्स। मैं तो ये कहूंगा फिजिक्स में यह टर्म हमेशा यूज होती है, तो आप इस टर्म को अच्छे से समझ लो, इसे अपने अंदर ऐसे एक्सेप्ट कर लो इस टर्म को कि आप कभी इस चीज को भूल ना पाओ। तो देखिए पहला टर्म जो बच्चों है वो है ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट। ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज बॉडी और व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखिए जब कभी भी आप किसी भी चीज को कंसिडर करने जा रहे हैं, मैंने क्या बोला, जिस चीज को आप कंसिडर करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप कार का मोशन स्टडी करना चाहते हैं, तो कार आपके लिए कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट हो गया, कार को आपने कंसिडर किया। मान लीजिए आप एक प्लेन का मोशन स्टडी कर रहे हो, वो किस हाइट पर उड़ता है, कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लाई करेगा, कब उसको आप डीएक्सेलरेट करोगे, कब एक्सेलरेट करोगे, कब वो नीचे आएगा, कितनी हाइट पर जाएगा, एवरीथिंग हम किसके बारे में रिलेट करके पढ़ रहे हैं, हम किसको पढ़ना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, एरोप्लेन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहां पर हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, एरोप्लेन बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो। इस बात को समझने के लिए जो भी वो फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ना चाहते थे या उसकी स्टडी करना चाहते थे या उसको ऑब्जर्व करना चाहते थे, समझ रहे हो। तो बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो कोई भी चीज जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, जिसके बारे में आप ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हो, जिसको आप समझना चाहते हो,
राइट उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स जुड़ी हुई होंगी वो एक जो पर्टिकुलर बॉडी है जिसके लिए आप सारा कुछ कर रहे हो ना, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज सपोज्ड टू बी द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। इसे कभी कभी हम पार्टिकल भी बोलेंगे, कभी कभी पार्टिकल भी बोलेंगे। तो तीनों का मतलब एक ही, आप कंफ्यूज ना हो कि तीनों अलग अलग जगह लिख दे, कभी बॉडी लिख दे, कभी पार्टिकल लिख दे, कभी ऑब्जेक्ट लिख दे, तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब सबका एक ही है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय बॉडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत इसको है नहीं। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पोजीशन। ये बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पोजीशन क्या है? देखिए, जब कभी भी अब आपने ये तो समझ लिया कि बॉडी क्या होती है ना। अब वो बॉडी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखी जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखी जाएगी, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है, उसको लोकेट करना जरूरी है कि वो कहां रखी है। तो जब कभी भी आप किसी बॉडी की लोकेशन की बात करेंगे, जब कभी भी आप इस बॉडी की बच्चों लोकेशन की बात करेंगे ना, लोकेशन, तो लोकेशन के लिए हमें हमेशा क्या दिखाना होता है बच्चों? उसका पोजीशन दिखाना पड़ता है। ये बात समझ लो। Whenever you are going to locate a particular object, then you will use the quantity position. आप पोजीशन से दिखाते हो बॉडी को कि वो कहां रखी हुई है, राइट? ऐसे हवा में नहीं बोलते कि बॉडी वहां रखी है, बॉल वहां पड़ी है, अब प्लेन हवा में उड़ रहा है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो किस पोजीशन पर है, उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्टली, हर एक पॉइंट को बताना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी इजी। आपको सुनने में हो सकता लग रहा हो कि हम ये सारा काम कैसे करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है, बट इट इज वेरी इजी। आई विल गिव यू द मेथड कि आपको कैसे करना होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। तो अभी ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, वो टर्म समझनी है। लोकेशन का क्या मतलब है, यानी कि पोजीशन का क्या मतलब है कि भाई जब आप किसी बॉडी की लोकेशन बता देते हो, उसको लोकेट कर देते हो, तो उसको हम पोजीशन बोल देते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कर देते हैं? पोजीशन बोल देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। अब एक बात बताओ, आपने कहा जी किसी बॉडी को पोजीशन बताना है, यानी कि उसको लोकेट करना है। जब आप उस बॉडी को लोकेट कर दोगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को लोकेट करोगे, तो किसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना। आप अपने रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताओगे, हो सकता है आप मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बता रहे हो, या हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताओ। तो किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा स्लाइड्स पे बैक चलते हैं, खाली स्पेस मिल जाएगा। तो बच्चों एग्जांपल ये है कि मान लो ये आप खड़े हो, राइट, दिस इज यू, आप यहां खड़े हो, और ये मैं खड़ा हूं, दिस इज मी, ठीक है? अब यहां पर एक बॉल रखी हुई है, राइट, दिस इज द सरफेस, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, हम ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, और यहां पर ना बॉल रखी हुई है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द बॉल, आपके और इस बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मान लो 2 किलोमीटर का है, और मेरे और इस बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर का है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बॉल? बॉल की लोकेशन क्या है? अब आपका क्या जवाब होगा? क्या आप 2 किलोमीटर बोलोगे या 4 किलोमीटर बोलोगे, या दोनों में से क्या बोलेंगे? क्या दोनों सही हैं? क्या लगता है? सोचो। देखो अगर आप 2 किलोमीटर सोच रहे हो, 2 किलोमीटर सोच रहे हो, तो वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो लोकेशन आपके रिस्पेक्ट में है। अगर मैं बोलूं 4 किलोमीटर तो वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये मेरे रिस्पेक्ट में है। यानी कि मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन भी बदल जाती है अगर उसके रेफरेंस पॉइंट अलग अलग जगह पर खड़े किए जाएं। अगर उसके रेफरेंस पॉइंट अलग अलग जगह पर खड़े किए जाएं तो उस बॉडी की पोजीशन बदल जाती है। सेम बॉडी कैन हैव 2 डिफरेंट पोजीशंस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, और यू कैन से द ओरिजिन। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम बच्चों इस पॉइंट को, अगर हम इस पॉइंट को बच्चों और इस पॉइंट को 2 अलग अलग रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, लेट्स सपोज ये आपका रेफरेंस पॉइंट 1 है, राइट, एंड दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट 2। तो जरा एक बात बताओ, यहां पर कौन खड़ा है? ये आप खड़े हो ना। तो जब आप इस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो गए, और यहां पर मैं खड़ा हूं। जब मैं इस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करूंगा तो ये मैं ऑब्जर्वर बन गया। तो मतलब क्या है कि रेफरेंस पॉइंट के साथ ही ऑब्जर्वर खड़ा होता है। ये कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया? देखो बच्चों क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट भी ओरिजिन पर ही तो होता है, और ओरिजिन पर कौन खड़ा होता है? ऑब्जर्वर खड़ा होता है। ओरिजिन पर कौन खड़ा होता है? ऑब्जर्वर खड़ा होता है। मतलब कि चाहे बात हो रेफरेंस की, चाहे बात हो ओरिजिन की, चाहे बात हो ऑब्जर्वर की, सब एक ही जगह खड़े हैं, सबका मतलब एक ही है। और इन तीनों के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन चेंज हो सकती है भाई। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगी, इट कैन गेट चेंज्ड। समझ रहे हो? इट कैन गेट चेंज्ड।
सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन और द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि कुल देखो सारी बात में आपको आइडिया ये लेना है, सारी बात में आइडिया आपको ये लेना है कि भैया एक बॉडी थी, इसको लोकेट करने के लिए आपने पोजीशन बता दिया। अब वो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई जा रही है, तो इसलिए उसका डिस्टेंस भी अलग अलग आएगा, उसकी पोजीशन अलग अलग आएगी, उसकी लोकेशन अलग अलग आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट्स ऑफ मोशन। अब पहले ये समझो बच्चों के स्टेट का क्या मतलब होता है। Now this is also important that what do you mean by states of motion। अब बच्चों देखो states of motion का मतलब क्या, अब इसको ऐसे समझो। state का मतलब बच्चों ये है, state का बच्चों मतलब यहां पर ये है, जब कभी भी आप state वर्ड सुनाई दें तो you can say way of motion, you can understand in the term of way of motion। way of motion का मतलब क्या है कि भाई स्टेट्स क्या है। स्टेट्स का मतलब बच्चों यहां ये होता है कि बॉडी कौन कौन से तरीके ले सकती है, कौन कौन सी अवस्थाएं ले सकती है। अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे ना बच्चों, तो हिंदी में लिखा जाता है इसको अवस्था। अवस्था उसकी क्या एक्चुअल अवस्थाएं हो सकती हैं, ऐसा समझ लो। वो किस फॉर्म में एक्चुअली में रह सकता है। यहां हम मैटर की बात नहीं कर रहे, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ रहे, लिक्विड गैस सॉलिड ये नहीं पढ़ रहे। हम पढ़ रहे हैं कि मोशन की टर्म्स में उसकी कौन सी अवस्थाएं होंगी, उसकी कौन सी स्टेट्स होंगी, ये हमें जानना है। सो व्हाट वी गेट इज कि भाई बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं। बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है रेस्ट, एक स्टेट होती है बच्चों रेस्ट। रेस्ट कौन सी स्टेट है, इसे समझते हैं पहले। देखो बच्चों रेस्ट को हिंदी में कहा जाता है, रेस्ट को हिंदी में कहा जाता है बच्चों रुका हुआ। आप ये जरूर पढ़ेंगे, रुका हुआ होना। रुका हुआ एक और मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी, रुका हुआ या स्टेशनरी। रुका हुआ या स्टेशनरी का बच्चों मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देन यू विल से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है जी। वो बॉडी वो चल नहीं रही है, वो रुकी हुई है। वो क्या हुई है, वो रुकी हुई है। जैसे अगर मैं पूछता हूं आपकी ग्लास में या आपकी अभी रूम के अंदर आपके टेबल के ऊपर सपोज कोई ग्लास रखा है, कोई बॉटल रखी है, सो व्हाट विल यू से। मैं अगर आपसे पूछूं वो क्या कर रहा है, आप बोलोगे रुका हुआ है। भाई क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, भाई जब से रखा है वो तब से वहीं रखा हुआ है। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है का मतलब क्या बच्चों, जरा देखो टाइम बढ़ता जाने का क्या मतलब है। देखो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, ये मेरा बच्चों ग्राउंड सरफेस है। यहां पर आपने बॉल रख दी। अब आपने अपनी घड़ी में, आपने अपनी वॉच में टाइम सेट किया जी, ठीक है, t बराबर 0 सेकेंड पर ये बॉल इसी पोजीशन पर रखी हुई है, मान लेते हैं p पोजीशन पर। अगले 10 सेकेंड के बाद भी ये इसी पोजीशन पर थी p पर, फिर अगले 20 सेकेंड के बाद भी यही है, अगले 30 सेकेंड के बाद भी यही है, अगले 40 सेकेंड के बाद भी यही है, अगले 50 सेकेंड के बाद भी यही है। तो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है। क्या इस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो आप क्या बोलोगे इसको कि कौन सी स्टेट पर है, रेस्ट स्टेट पर है। ये कौन सी पोजीशन पर है, रेस्ट स्टेट पर है। तो जब कभी भी अब आपसे बच्चों कोई पूछे कि बताइए कौन सी चीज को हम रुका हुआ मानते हैं, कौन सी चीज को हम रेस्ट में मानते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, दैट सिंपली मींस कि वो बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर है। वो बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट पर है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन मैच कर रहे हो ना। आप तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करोगे, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, चेंज नहीं होनी चाहिए। तब हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट पर कर रही है। अब आपके पूरे रूम में जो भी ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट पर नजर आता है, वो सभी रेस्ट पर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो किस पर है, रेस्ट पर है। ये इस बात का जवाब दे दिया मैंने आज आपको। अब जब कभी कोई पूछे या जब कभी दिमाग में आए कि यार ये चीज रेस्ट में कैसे है,
ये चीज़ यहीं क्यों रुकी हुई है, ये यहीं क्यों खड़ी है भाई, क्यों खड़ी है, क्यों खड़ी है? टाइम के साथ उसकी वैल्यू या उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसका मतलब वो किस पर होगी, वो रेस्ट पर होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नाउ वी हैव द सेकंड डेफिनेशन एज मोशन। अब हम ये कब कहेंगे कि बॉडी मोशन कर रही है, ये सोचो भाई। सीधी सी बात है, मोशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? मोशन में हिंदी का मतलब क्या है? मोशन का हिंदी में मतलब है चलना, है ना, जो चलता हुआ हो या जो गति में हो, ये पढ़ते हो आप। चलना या गति करना, चलना या गति करने का मतलब बच्चों यहां पर ये हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी। उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी। और अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो आप उसको क्या करता हुआ पाओगे? अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता हुआ पाओगे। वो अपनी लोकेशन को बार बार बदलता हुआ दिखेगा। अब जब कोई बॉडी अपनी लोकेशन को बार बार चेंज कर रही है तो हमें क्या फील होगा? हमें क्या ये फील नहीं होगा कि वो बॉडी मोशन कर रही है? जरा सोचो, क्या हमें ऐसा फील नहीं होगा कि वो बॉडी मोशन कर रही है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगेन वापस से वो एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस था, यहां पर हमारी बॉल रखी हुई है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड सरफेस है। आप वापस से आए, आपने टाइम लगाया, आपने टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पर यहीं पाया इसको। अगले 1 मिनट के बाद, ये चलिए मान लीजिए अगले 2 मिनट के बाद ये बॉल यहां आ गई। उसके बाद अगले 4 मिनट के बाद ये बॉल यहां पहुंच चुकी है। अगले 8 मिनट के बाद ये बॉल यहां पहुंच चुकी है। क्या हो रहा है? देखो अलग अलग पोजीशंस आ रही है ना, अलग अलग लोकेशन आ रही है। मान लेते हैं ये P थी, ये Q थी, ये R है, ये S है। सो अलग अलग लोकेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। किसके रिस्पेक्ट में भाई? किसके रिस्पेक्ट में? ये आपके रिस्पेक्ट में हो रहा है। आप ऑब्जर्वर हो, आपके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये बॉडी आपके लिए किस में है? मोशन में आ गई। किस में आ गई? मोशन में ही तो है, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मोशन. And the same statement is written in the definition also बच्चों, that the body is said to be in motion if its position does change with the time with respect to the reference point, and it means that will be different positions at different intervals of time. तो जब कभी आप किसी रोड पर या किसी चीज को या किसी भी व्हीकल को या किसी भी ऑटोमोबाइल मशीन को मूव करता हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि वो मूव करती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है, राइट? तो आई होप आपको ये दोनों स्टेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव मतलब क्या है? कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा ऐसे सोचो, आप किसको रिलेटिव बोलते हो? आप किनको रिलेटिव बोलते हो? क्या आप मुझे रिलेटिव बोलोगे? नहीं। लेकिन आपके चाचा, आपके फूफा, आपके मौसा जी, आपकी बुआ, आपकी कजन सिस्टर्स, उनको आप क्या बोलोगे? कि आपके रिलेटिव है ना, आपके रिलेटिव, आप यही बोलोगे ना। क्यों बोलोगे? क्यों बोलोगे? बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप विद यू। उनका आपके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई रिश्ता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव बन जाओगे। तो इसी तरह से आप ये समझ सकते हो, बच्चों, इसी तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये रेस्ट इस मोशन का और ये मोशन इस रेस्ट का, ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर रेस्ट है तो हो सकता है मोशन भी हो, और अगर मोशन है तो होगा रेस्ट भी हो। दोनों बातें होंगी, कोई एक वक्त पे नहीं रह सकता। रेस्ट है तो मोशन भी होगा, मोशन है तो रेस्ट भी होगा। अब आप सोचोगे कि एक बॉडी रेस्ट पर भी है और एक बॉडी मोशन पे भी है, ये एक ही वक्त पर कैसे पॉसिबल होगा? तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी ने बच्चों, आप सभी कभी ना कभी कार के अंदर तो बैठे ही होंगे, है ना? या कार के अंदर नहीं तो मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं या किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आपके पैसेंजर साथ में बैठे हैं, आपके साथ आप पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वहां पर, है ना? मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपके फादर साथ में जा रहे हैं कहीं कार को ड्राइव करके, मान लीजिए, ठीक है? तो यहां पर आप वो 2 लोग हो गए। और आपकी तो आदत है ना खिड़की में से मुंह निकाल के बाहर देखने, जब तक पापा डांटेंगे नहीं। तो मान लीजिए आप बाहर मुंह निकाल कर देख रहे थे। अब जो बंदा आपको बिल्कुल रोड साइड पर खड़ा हुआ नजर आएगा, जो स्टैंडिंग है, जो रुका हुआ है, वो आपके लिए क्या माना जाएगा? खुद सोचो, मैंने क्या बोला आपको, जरा समझना बच्चों ध्यान से। एक कार थी, मैं स्पेस खाली कर लेता हूं। हाँ, आप मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है? ये भाई आप कार में बैठकर
आप कार में बैठ के इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप तो यहाँ बैठे हो, आपके फादर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ एक इंसान रोड पर खड़ा हुआ है। देखो, अब आप यहाँ हो और ये वो पर्सन है। जरा ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फॉर यू, आपके लिए ये पर्सन क्या कर रहा है? सोचो, आपके लिए ये पर्सन क्या कर रहा है? क्या ये मोशन में है या ये रेस्ट पर है? आपको कैसा नजर आएगा? मिल गया जवाब? क्या जवाब है? क्या ये पर्सन आपको इधर जाता हुआ नजर नहीं आएगा? इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन ये आपको नजर आएगा ना? आएगा ना नजर? लेकिन एक और इसका दोस्त था जो यहां खड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल बगल में। इस दोस्त के लिए ये पर्सन कैसे है? क्या ये रेस्ट में नहीं है? इसके फ्रेंड के लिए ये पर्सन किस पे है? रेस्ट पे ही तो है, क्योंकि इसको तो ये मूव करता नजर नहीं आ रहा, इसको तो ये मूव करता नजर नहीं आ रहा। मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन बच्चों आपको मोशन करता हुआ नजर आ रहा था, वो अपने फ्रेंड के लिए मोशन नहीं कर रहा। तो क्या ये वही एग्जांपल नहीं है, वही स्टेटमेंट ही नहीं बन गई कि एक बॉडी एक ही वक्त पर रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन पे भी हो सकती है? नहीं आया समझ में? चक्कर आ गए? फिर समझो, फिर समझो, फिर समझो बच्चों, ये टॉपिक समझना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर समझो, फिर समझो। देखो, मान लो इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं क्या करता हूं, हाँ ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये अगेन एक ग्राउंड सरफेस है, ये अगेन एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ठीक है। आप ये, और ये हमारा एक हवाई जहाज, ठीक है भाई, ये हमारा हवाई जहाज है। आप इस हवाई जहाज के ऊपर बैठे हो, चलो ठीक है, आपको हवाई जहाज के ऊपर बैठा दिया, खुश रहो। अच्छा, अब यहां पर बच्चों ये एक 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 घर है मान लीजिए, ठीक है, देयर इज अ होम, यहां पर एक घर रखा हुआ है। अब आप तो फ्लाई करते हुए इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ये होम क्या करता हुआ नजर आएगा? जरा सोचो, आपको ये होम क्या करता नजर आएगा? क्या ये रुका हुआ नजर आएगा? सोचो, नहीं ना? क्या आप क्या फील करोगे कि भाई ये मकान तो इस तरफ जा रहा है, ये घर तो इस तरफ मूव कर रहा है? आप यही तो फील करोगे, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको ये होम या बिल्डिंग आपकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाती नजर आ जाएगी। अब क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन नजर आ रही है, तो आप तो ये बोलोगे कि भाई इसकी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो ये तो मोशन में है। लेकिन इन रियलिटी तो जो लोग यहां खड़े हैं, जो इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, उनके लिए ये होम किस में है? वो तो रेस्ट पर है। तो यही चीज है बच्चों, यही चीज है कि एक बॉडी एक ही वक्त पर रेस्ट और मोशन पे हो सकती है। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसका मोशन देख रहे हो। जिस बॉडी का मोशन देख रहे हो और जिसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसको देख लो बस। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई चीज मूव कर रही है तो वो उसका मोशन है, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पर है तो वो उसके लिए रेस्ट पर मानी जाएगी। That is why we say that these two are relative to each other. That is why we say that these two are relative to each other. समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यही एक एग्जांपल बच्चों मैंने रखा हुआ है। एक और एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, ये देखिए, वो ट्री वाला भी आपने देखा होगा, जो रोड साइड पर जब हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन में बैठे हो या आप कार में जा रहे हैं और हाईवे पे हैं, तो जो साइड्स के रोड साइड पर जो ट्रीज लगे होते हैं, वो ट्रीज बच्चों आपको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो वो वहीं खड़े होते हैं। Right, so these are the examples and this is the meaning of the statement that the rest and motion are relative to each other। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इसे याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। Now we have the another thing that what types of motion we have। देखिए बच्चों, एक बॉडी के ना, मतलब आप ये समझ सकते हो कि नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर तो बहुत तरह की मोशन है। जैसे कि मैं कुछ मोशन के नाम लूं, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, राइट, एंड एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या मैं बोलूं ऑसिलेटरी मोशंस, या मैं बोलूं वाइब्रेशंस। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस। लेकिन आपको जो दो बेसिक कैटेगरीज पढ़नी है ना बच्चों, वो आपको दो कैटेगरीज पढ़नी है। पहली कैटेगरी है बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन एंड द सेकंड कैटेगरी इज सर्कुलर मोशन। आपको ये दो कैटेगरीज पढ़नी है। और अगर मैं डिटेल में बात करूं बच्चों, तो आपको इस वाली को, ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसका तो बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो जरा समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कहते किसे कहते हैं। देखो भाई, Now you know very well the body is said to be in motion if its position is changing with respect to time। ये आपको पता लग गया, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, है ना। अब पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज हुई हो कि आपको वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पर जाती नजर आए,
आपको वो बॉडी स्ट्रेट पाथ पर जाती हुई नजर आए, अगर उसका पाथ स्ट्रेट नजर आ रहा है आपको। फिर से यही बात बोलूंगा मैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैसा पाथ नजर आ रहा है भाई। किसी के लिए हो सकता है वो कोई दूसरा पाथ हो, क्योंकि उसका ऑब्जर्वर बदल चुका है। तो एक बॉडी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, और वो ऐसे चेंज कर रही है कि उसे वो जो पाथ कवर्ड नजर आता है बच्चों को स्ट्रेट लाइन नजर आता है, तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी का मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है ये उस बॉडी का? स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्ट्रेट हाईवे पर जा रहे हो, स्ट्रेट रोड पर वॉक कर रहे हो, या स्ट्रेट हाईवे पर अपनी कार ड्राइव कर रहे हो। सो जो पर्सन रोड साइड पर खड़ा है, वो पर्सन आपको कैसे देखेगा? यू विल गेट ऑब्जर्व्ड बाय हिम एज यू आर मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट? सो दैट इज व्हाई योर मोशन इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा ही फील करो, जैसे मान लीजिए आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, आप एक सर्टेन हाइट तक आ गए। सर्टेन हाइट के बाद प्लेन क्या करता है? कांस्टेंट हाइट पर फ्लाई करता रहता है सीधे सीधे रास्ते पे। तो वो भी कैसा मोशन है? वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑल्दो इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम बच्चों उन कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन का सिंपल सा मतलब एक ही है कि बॉडी क्या कर रही है? बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर चलेगी, अपनी पोजीशन वो एक स्ट्रेट पाथ पर ही चेंज करती रहेगी, ठीक है? नाउ वी हैव द सेकंड काइंड ऑफ मोशन विच इज सर्कुलर मोशन, राइट? वी हैव द सेकंड काइंड ऑफ मोशन नोन एज सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या है भाई? सर्कुलर मोशन का मतलब यहां पर यह है कि जैसे वहां पर आपने ये कहा कि स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट लाइन, वैसे ही अगर ये पाथ गोल गोल हो जाए तो पाथ कैसा हो जाए? गोल गोल पाथ हो जाए, बॉडी सर्कुलर घूम रही है, तो क्या कह दोगे? सर्कुलर मोशन कह दो। क्या जा रहा है? जैसे आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, पत्थर को धागे में बांधा और उसको गोल गोल घुमाया। क्या हो रहा है? क्या वो स्टोन रोटेट नहीं कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे? रोटेट कर रहा है ना? रोटेट कर रहा है तो कौन सा कुछ मोशन बोलोगे? सर्कुलर मोशन बोलो यार। क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन बोलो। वो बिग व्हील वाला झूला देखा है? वो गोल गोल बड़ा सा झूला होता है, उसमें गोल गोल चलता रहता है, वो भी कैसा है? अगर आप उसके किसी एक एज पर बैठे हो तो वहां पर वो आपको कैसा नजर आएगा? इट विल लुक लाइक देखो गोल गोल घूम रहा है, तो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। So these are the kinds of two motion which you have to studied. That the first is straight line, the second one is the circular motion. तो बच्चों यही आज की हमारी क्लास है। जल्दी से जो हमने सवाल रखे थे कि हमें जवाब मिले ये पता कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये था कि हम कब कहते हैं बॉडी को कि वो रेस्ट में के मोशन में? भाई वो तब मानेंगे जब उसकी पोजीशन ऑब्जर्व के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो रही हो। अगर चेंज हो रही है तो मोशन में, अगर चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट पर है, ठीक है? चलो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन? भाई दो तरह के मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब बॉडी का पाथ स्ट्रेट रहेगा, सर्कुलर का मतलब बॉडी का पाथ सर्कुलर हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बस आज की क्लास में बच्चों इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है? और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।